हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन वरदान। माई सेल्फ दीपाली वर्मा। और आज CTPYQ सीरीज़ का हमारा 13 सेशन है जो RS MSSB JEE एग्ज़ाम के लिए हमारा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलास्टिक मटेरियल द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इज़ ऑलवेज। तो ये हम सबको पता है हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा लीनियर। ठीक है, अब जैसे कि आप इस ग्राफ में देखोगे तो जैसे हमारा ये माइल्ड स्टील का ग्राफ देखता है। ठीक है, तो हमारा जो इलास्टिक मटेरियल का होता है वो हमारा कहाँ तक होता है, यहाँ तक। ठीक है, तो फिर यहाँ तक हमारा जो ग्राफ है वो कैसा है, हमारा लीनियर। ठीक है, दिख गया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a structure is subjected to different set of loads and then sum of deflection under each set of loads acting separately is equal to the total deflection of the structure to the set provided by the loads are within। अब वो within क्या होते हैं, हमारे proportional limit होते हैं। ठीक है, हमारे proportional limit में ही हम ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं कि मान लो ये हमारी कोई बीम है। ठीक है, अब इस पर दो लोड एक्ट हो रहे हैं। हमारा क्या है, यहाँ पे UDL भी लग रहा है और UDL के बाद हमारा यहाँ पे एक पॉइंट लोड भी लग रहा है। ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड है। ठीक है, तो अब हमारी ये बीम है, तो हम क्या करते हैं कि हम पहले इसकी वजह से डिफ्लेक्शन निकालेंगे, यानी हम अपने UDL की वजह से डिफ्लेक्शन निकालेंगे। ठीक है, फिर हम अपने पॉइंट लोड की वजह से डिफ्लेक्शन निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन ये प्रोसेस हम कहाँ पे क्या कहते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ हम अपने प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इस प्रोसेस का क्या नाम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मटेरियल दैट हैज़ सेम प्रॉपर्टीज़ इन ऑल डायरेक्शन। अब क्या है कि मटेरियल जो हमारा सारे डायरेक्शन में सेम होता है, जिसकी जैसे सारे डायरेक्शन में हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी सेम होती है, वो कौन सा मटेरियल होता है, हमारा आइसोट्रॉपिक। ठीक है, तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स आर अ सबस्टेंस हैविंग फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट आर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो मेन क्या होता है, जो मेन डिफरेंस होता है हमारा होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक के बीच में, वो हमारा क्या होता है, होमोजीनियस हमारा बताता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्ट्रक्चर बताता है। और ये हमारा क्या बताता है, आइसोट्रॉपिक हमारा यूनिफॉर्मिटी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A flywheel starting from rest and accelerating uniformly performs 20 revolutions in 4 seconds. The angular velocity of flywheel after 8 seconds would be। तो उसने क्या बोला है कि हमारी angular velocity after 8 सेकेंड कितनी होगी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेज नहीं लिया, चलो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, हमारी अब क्या है, यहाँ पे हमारा एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, तो हमारा ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू 2 पाई n होता है। ठीक है, अब यहाँ पे n कितना दिया हुआ है, हमारा 20 रिवॉल्यूशंस, तो 2 पाई इंटू 20 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमारी कितनी दी हुई है, वो है 0। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमारी कितनी है, यानी ओमेगा 0 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि सिंस ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फ़ा T1। ठीक है, जहाँ पे हमारा अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा होता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो ओमेगा 1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 40 पाई, ओमेगा 0 की वैल्यू 0 है, प्लस अल्फ़ा इंटू 4, तो हमारा अल्फ़ा कितना आ जाएगा, अल्फ़ा आएगा हमारा 10 पाई।
रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह ओमेगा 2 क्या आएगा, देयरफॉर ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा T2। तो ओमेगा 2 हमारा कैलकुलेट करना है हमें। ओमेगा 0 की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे भी अल्फ़ा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10 पाई, अभी हमने कैलकुलेट की, और यहाँ पे हमारा टाइम कितना दे रखा है दूसरे में 8, दिस विल बी इक्वल टू 80 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ अ स्क्रू जैक फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कितना क्या होगा हमारा यहाँ पे, तो वो होगा इंडिपेंडेंट ऑफ वेट लिफ्टेड और एफर्ट अप्लाइड। तो यानी कि द एफिशिएंसी ऑफ अ स्क्रू जैक फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेट लिफ्टेड और एफर्ट अप्लाइड। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द परसेंटेज एलोंगेशन ऑफ अ मटेरियल फ्रॉम अ डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट इंडिकेट, क्या पूछा है उसने कि जो परसेंटेज एलोंगेशन होता है ऑफ अ मटेरियल फ्रॉम अ डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट, यानी डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट में हमारा क्या इंडिकेट करता है, तो वो हमारी क्या इंडिकेट करता है, डक्टिलिटी को। ठीक है, तो डक्टिलिटी क्या होती है, हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, मटेरियल की, जो मटेरियल को परमिट करती है टू ड्रॉ आउट द लॉन्गिट्यूडनली टू अ रिड्यूस्ड सेक्शन। ठीक है, ये क्या है, डक्टिलिटी हमारी permits a material to be drawn out longitudinally to a reduced section। ठीक है, under the action of a टेंसाइल फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टफनेस इज, तो हमारा टफनेस क्या है, तो टफनेस इज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी ड्यूरिंग प्लास्टिक। ठीक है, यानी कि अगर हमारा प्लास्टिसिटी के ड्यूरेशन में, यानी कि अगर हमारे किसी भी मटेरियल में चेंजेस आ रहा है और वो प्लास्टिक चेंजेस हैं, तो उस टाइम पे टफनेस क्या बोलेंगे कि एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी ड्यूरिंग प्लास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल। क्लियर हो गया? चलो अब क्या है, इसको एक चीज़ और देख लेते हैं कि टफनेस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच एनेबल्स इट टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ और ऐड कर लो, दैट इज़ विदाउट फ्रैक्चर। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द फटीग ऑफ अ मटेरियल इज, यानी कि हमारा फटीग ऑफ अ मटेरियल को कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो फ्रैक्चर ऑफ अ मटेरियल अंडर साइक्लिक ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज कि द फटीग ऑफ अ मटेरियल इज अ फ्रैक्चर ऑफ अ मटेरियल अंडर साइक्लिक ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, या फिर डिटोरिएशन ऑफ अ मटेरियल अंडर रिपीटेड साइकिल ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन अ प्रोग्रेसिव क्रैकिंग एंड इवेंचुअली प्रोड्यूस फ्रैक्चर इज कॉल्ड फटीग। तो ये भी आप लिख लो, क्या है हमारा, डिटोरिएशन ऑफ अ material under repeated cycles of stress or strain in progressive cracking that eventually produces fracture is called fatigue। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चरल मेंबर इज कॉल्ड रेजिलियंस। ठीक है, अब उसने बता दिया कि द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चरल मेंबर इज कॉल्ड रेजिलियंस व्हेन द मेंबर इज डिफॉर्म्ड
अब क्या बोल रहा है कि व्हेन द मेंबर इज डिफॉर्म्ड विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अप टू इलास्टिक लिमिट टिल फ्रैक्चर पॉइंट हाफ ऑफ द इलास्टिक लिमिट। तो यानी हमारा रेजिलियंस कहाँ तक होता है, तो वो होता है हमारा अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब ये देख लेते हैं हम कि तुम्हारा रेजिलियंस जो है वो डिफाइन कैसे होता है। तो रेजिलियंस इज डिफाइंड एज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ मेटल एंड कैन बी रिलीज्ड आफ्टर अनलोडिंग इट। ठीक है, इसको मेंशन भी कर लेते हैं हम लोग साथ साथ। तो हमारा रेजिलियंस क्या होता है, रेजिलियंस इज डिफाइंड as the total strain energy which can be stored in the given volume of the metal and can be released after unloading। ठीक है, it is equal to area under load deflection up to elastic limit। ठीक है, अब मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस भी देख लेते हैं क्या होता है। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस इज इक्वल टू इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू सिग्मा ई इंटू एप्सिलॉन ई। क्लियर हो गया। चल, ये चीज़ हो गया, समझ में आ गई सबको। तो कहाँ तक होता है हमारा ये रेजिलियंस, सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक के लिए ही हम इसको डिफाइन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ माइल्ड स्टील बार हैज़ अ गेज लेंथ ऑफ 80 mm। ठीक है, गेज लेंथ हमें कितनी दी हुई है, 80 mm एंड द टोटल एलोंगेशन इज ऑफ 0.08 mm। देन फाइंड द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन इट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो द फॉर्मेशन ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ अ बार इज टर्म्ड एज स्ट्रेन। यानी कि हमारा पर यूनिट हमारा कितना डिफॉर्मेशन आया है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। या तो ये ई से डिनोट होता है या तो एप्सिलॉन से डिनोट होता है। ठीक है, हम सबको ये चीज़ पता है। तो अब क्या दे रखा है हमें, गेज लेंथ। ठीक है, गेज लेंथ यानी एल इज इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, 80 mm। और फिर हमें दे रखा है टोटल इलोंगेशन। ठीक है, टोटल इलोंगेशन हमारा कितना दे रखा है, डेल्टा एल विच विल बी इक्वल टू 0.08 mm। ठीक है, अब क्या है कि हम जानते हैं कि हमारा जो लीनियर स्ट्रेन होता है वो हमारा क्या होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, दैट विल बी इक्वल टू 0.08 अपॉन 80। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0.001। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मटेरियल ऑफ अ रबर बैलून हैज़ पॉइजन्स रेशियो ऑफ 0.5। ठीक है, यानी जो हमारे रबर बैलून का मटेरियल है उसका पॉइजन रेशियो हमें कितना दे रखा है, 0.5। इफ़ यूनिफॉर्म प्रेशर इज अप्लाइड टू ब्लो द बैलून द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल विल बी। तो अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे बताना है अपना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हमें पॉइजन रेशियो क्या दे रखा है, पॉइजन रेशियो हमें कितना दे रखा है, म्यू इज इक्वल टू 0.5। ठीक है,
अब हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम कैसे डिफाइन करते हैं, एप्सिलॉन v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, हमारा सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 इंटू 0.5 विच विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी आंसर हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्या पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल्स लाई बिटवीन, यानी कि हमारे जो भी मटेरियल्स होते हैं उनका पॉइजन्स रेशियो जनरली हमारा किसके बीच में होता है, तो उसका हमारा आंसर होगा 0 to हाफ, दैट इज 0 to 0.5। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि द नॉर्मल वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो लाइज बिटवीन 1 and 0.5। तो देखो जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो 1 से लेके 0.5 के बीच में होती है। ठीक है, तो वेयर एज प्रैक्टिकल पॉइजन रेशियो लाइज बिटवीन द 0 to 0.1। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, 2 लिख दे रही हूँ वरना क्लियर नहीं होगा ये। ठीक है, चलो क्या है, ये नॉर्मल वैल्यू हो गई और ये हमारी कैसी वैल्यू हो गई, ये हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू हो गई। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट चॉइस होगा वो हमारा होगा 0 to हाफ। क्लियर हो गया, क्योंकि 1 to 0.5 है नहीं ऑप्शन में। ठीक है, तो हमारा जो प्रैक्टिकल वैल्यू होगा हम उसी को कंसिडर करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिलेशन बिटवीन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, बल्क मॉड्यूलस के, पॉइजन्स रेशियो 1/m इज डिफाइंड एज। ठीक है, तो अब हमारा इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइन होगा, तो हमारा जो रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में वो होता है E इज इक्वल टू 3K ब्रैकेट में 1 माइनस 2/μ, वेयर म्यू इज डिफाइंड एज 1/m। तो हमारा जो रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2/m। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप देखो कहाँ पे ये मैच कर रहा है, E इज इक्वल टू 3K है, हमारा ऑप्शन ए मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। अब कौन सा ऑप्शन है जो हमारा स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारी स्ट्रेन एनर्जी कैसे डिफाइन होती है, हमारी स्ट्रेन एनर्जी जो डिफाइन होती है स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, दैट इज हाफ इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब कहाँ पे है हमारा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ रबर बार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। ठीक है, अ रबर बार है जिसकी लेंथ हमारी 1.5 मीटर है, डायामीटर हमारा 200 mm है। ठीक है, इज स्ट्रेस्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ बाय 20 mm बाय अ फोर्स ऑफ 15 kN। यानी इसमें डिफरेंस ऑफ यानी एलोंगेशन कितना आया हमारा 20 mm और फोर्स हमने कितने का लगाया है 15 kN का। देखो ये हो गया हमारा बार। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ये 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, फिर इसने विड्थ क्या बोला कि हमारी 200 mm की इसकी डायमीटर है। ठीक है, अब इस पर फोर्स क्या लगा रहे हैं, फोर्स हम लगा रहे हैं इस पर 15 kN का। ठीक है, 15 kN का हमने फोर्स लगाया, तो इसमें हमारा जो डिफरेंस यानी कि हमारा जो डिफॉर्मेशन आया वो आया हमारा 20 mm का। क्लियर हो गया। फिर एज अ रिजल्ट इट्स डायमीटर इज रिड्यूस्ड बाय 2 mm, यानी डेल्टा एल यानी लेंथ के अलोंग जो डिफॉर्मेशन आया वो आया हमारा 20 mm और हमारा विड्थ के अलोंग तो हम इसको बी लिख लेते हैं। ठीक है, तो विड्थ के अलोंग हमारा जो डिफॉर्मेशन आया वो आया हमारा 2 mm। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है कि हमारा पॉइजन्स रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है पॉइजन्स रेशियो। तो अब पॉइजन्स रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं, पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू lateral strain upon
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो हमारा लैटरल स्ट्रेन कितना होगा? लैटरल स्ट्रेन होगा हमारा 2/200। ठीक है, क्योंकि हमारा ये कितना है विड्थ 200 mm और हमारा हो कितना है 2। ठीक है, और यहाँ पे हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना आएगा? तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हमारा आएगा 20/1.5 मीटर को mm में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 1500। क्लियर हो गया? तो 20/1500। अब इनकी वैल्यू हमें कहाँ रखनी है? यहाँ पे। तो पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू हमारा लैटरल क्या आएगा 2/200/20/1500। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3/4 विच विल बी इक्वल टू 0.75। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन 2 ऑर्थोगोनल फेसेस। ठीक है, अब एक कोई नॉर्मल बॉक्स है। ठीक है, इस नॉर्मल बॉक्स को हमने क्या किया? इस नॉर्मल बॉक्स को हमने दोनों साइड से फोर्स लगाया। ठीक है, अब फोर्स लगाया तो ये हमारा 600 मेगापास्कल हो गया। यहाँ पे हम लगा रहे हैं दोनों साइड 600 मेगापास्कल का, और यहाँ पे हम लगाएंगे 400 मेगापास्कल का। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा लगेगा 400 मेगापास्कल का। क्लियर हो गया? अब क्या है कि यहाँ से हमें क्या निकालना है? हमें पूछा क्या है, व्हाट शैल बी द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। हमें क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ऑन अ प्लेन, यानी इस प्लेन पे हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, टॉर्क मैक्स को हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2। अब सिग्मा एक्स कितना है हमारा 600 माइनस 400 अपॉन 2 विच विल बी इक्वल टू 100 मेगापास्कल। ठीक है, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अ बार मेड ऑफ अ मटेरियल विच हैज़ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ मेगापास्कल। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें कितनी दी हुई है उस बार की? तो वो दी हुई है हमें 2 × 10⁵ मेगापास्कल, और पॉइजन्स रेशियो उसका कितना दिया हुआ है हमारा 0.25। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड्स टू शियर मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल। हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे? शियर मॉड्यूलस। ठीक है, मटेरियल का हमें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है और पॉइजन्स रेशियो दिया हुआ है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है? शियर मॉड्यूलस। ठीक है, तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें ई गिवन है, ई की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 2 × 10⁵ मेगापास्कल। फिर हमारा म्यू क्या गिवन है 0.25, और हमारा अब कैलकुलेट क्या करना है हमारा जी। ठीक है, कैलकुलेट करना है हमें जी। तो जी और ई के बीच का रिलेशन हमें पता ही है, सिंस ई इज इक्वल टू 2g 1 + म्यू। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा g इज इक्वल टू ई अपॉन 2 × 1 + म्यू आ जाएगा। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2 × 10⁵ अपॉन 2 × 1 + म्यू की वैल्यू कितनी है 0.25। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 0.8 × 10⁵ मेगापास्कल। तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी हमारी? डी ऑप्शन वाली वैल्यू जो है वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। व्हाट शैल बी द रेशियो ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी टू शियर मॉड्यूलस ऑफ अ मटेरियल हैविंग पॉइजन्स रेशियो ऑफ 0.5। ठीक है, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे कि हमें पूछ क्या रहा है कि व्हाट शैल बी द रेशियो ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी टू शियर मॉड्यूलस ऑफ अ मटेरियल हैविंग पॉइजन्स रेशियो। तो हमें पॉइजन्स रेशियो दे रखा है 0.5, और हमें बताना है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और हमारा शियर मॉड्यूलस का रेशियो। क्लियर हो गया? चलो अभी हमने पीछे देखा है कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो क्या होता है हमारा E इज इक्वल टू 2g 1 + म्यू। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा E/g का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो अब क्या होगा 2 × 1 + म्यू। म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 0.5। ठीक है, तो E/g क्या होता है 2 × 1 + 0.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग सेंट्रल पॉइंट लोड हैज़ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ एट द सेंटर, यानी कि हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट m को बताना है कहाँ पे, सेंटर पे। अब क्या है, जब बीम जो है सिंपली सपोर्टेड है हमारी, ठीक है, ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई, ठीक है, सेंटर पे वो लोड कैरी कर रही है P और जिसकी लेंथ है हमारी L, ठीक है। अब उसने पूछा है कि जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा कहाँ पे, सेंटर पे, वो हमारा कितना होगा, यानी ये m हो गया और ये हमें बताना है। तो ये होगा हमारा, ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा PL/4, ठीक है। क्योंकि अब आप देखो यहाँ पे P डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P/2, यहाँ पे भी आएगा P/2। अब P से अगर हम सेंटर पे मोमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, P/2 इंटू L/2 विच विल बी इक्वल टू PL/4। क्लियर हो गया कैसे आया ये चीज़। चलो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फॉर अ कैंटिलीवर बीम शोन इन फिगर फाइंड द बेंडिंग मोमेंट एट ए। हमें क्या करना है, ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करना है, यानी इस पॉइंट पे हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, मोमेंट एट ए, एम ए को, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, देखो ये क्या है, हमारी बीम हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 20 किलो न्यूटन है, यहाँ पे हमारा 30 किलो न्यूटन है, यहाँ पे हमारा 10 किलो न्यूटन है और एंड में हमारा कितना है, 30 किलो न्यूटन अगेन। तो पहला वाला कहाँ है हमारा 0.5 मीटर पे, दूसरा वाला है हमारा 1 मीटर पे, तीसरा लोड है हमारा 0.7 मीटर पे और फिर लास्ट वाला है हमारा 0.8 मीटर पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट ए पे निकालना है हमें अपना बेंडिंग मोमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, चलो ए पॉइंट पे लेते हैं मोमेंट एट ए विच विल बी इक्वल टू, अब क्या है ये, यहाँ से क्या लेंगे हम, क्लॉकवाइज आएगा, तो 20 इंटू क्या हो जाएगा, 20 इंटू 0.5, ठीक है। फिर क्या होगा, हमारा ये क्लॉकवाइज अगेन आएगा तो हमारा ये क्या जाएगा वापस से +30, यहाँ पे अब क्या आएगा 1 + 1.5 यानी 30 इंटू 1.5, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं 10 इंटू क्या आएगा 0.5 + 1 + 0.7, तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 2.2, यानी कि 10 इंटू 2.2 हमारा ये थर्ड हो जाएगा, प्लस अब लास्ट क्या बचा है हमारा 30 इंटू ये क्या है 0.8, तो हमारा ये हो जाएगा 0.8 + 0.7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1.5, फिर 1.5 + 1.5 हो जाएगा हमारा 3 विच विल बी इक्वल टू 30 इंटू 3, ठीक है। तो ये फिर हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, सॉल्व करके ये हमारा आएगा टोटल 167 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। साइन हम लोग का इसलिए डिफरेंट आ रहा है क्योंकि मैंने इसको ऐसा क्लॉकवाइज लिया है, अगर आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लेके चलोगे यानी कि साइन हमारा जो इसका आ रहा है, अगर मेरा जैसे यहाँ पे प्लस आया और यहाँ पे माइनस दे रहा है, दैट मीन्स कि जो साइन मैंने कंसिडर किया था वो साइन अपोजिट आएगा उसके आंसर, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे माइनस और वहाँ पे प्लस है, साइन का कोई इशू नहीं है, मैग्नीट्यूड हमारा करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो साइन आप बदल भी सकते हो, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ अ 6 मीटर स्पैन, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन हमारा 6 मीटर लंबा है, क्लियर हो गया, कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन, क्या कैरी कर रहा है हमारा 50 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, क्लियर हो गया। तो अब ये पूछ रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिएक्शन फोर्सेस, ईजी है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम को हमने ऐसे दिखा दिया, फिर अब वो क्या बोल रहा है, ये 6 मीटर लॉन्ग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ 6 मीटर, ठीक है।
अब ये क्या बोल रहा है, सेंटर पे हमारा लोड कैरी कर रहा है 50 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है, वैसे सेंटर बोला नहीं है उसने, कुछ नहीं बोला तो कोई बात नहीं, हम सेंटर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर सेंटर कंसीडर कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, पॉइंट लोड हमने देख लिया कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड आ गया हमारा 50 किलो न्यूटन का। अब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिएक्शंस, यानी कि हमने ए और बी पे रिएक्शंस निकालने हैं। तो मैंने पीछे बताया था कि P/2 करना है, तो हमारा क्या होगा 50/2 यहाँ हो जाएगा, 50/2 यहाँ हो जाएगा, विच विल इक्वल टू 25, विच विल बी इक्वल टू 25, दैट इज ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? चलो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज अ पॉइंट वेयर। अब क्या है कि मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है वो हम किस पॉइंट को बोलते हैं, तो वो हम किस पॉइंट को बोलते हैं, जहाँ पे हमारे बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारा क्या है, ये बेंडिंग मोमेंट का ग्राफ है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट के ग्राफ में हमारा ये बन रहा है, फिर उसके बाद ये यहाँ आया, फिर ये नीचे चला गया, फिर ये यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा, यहाँ तक हमारा बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव चल रहा था, लेकिन इसके बाद हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या हुआ कि नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव हो गया तो यानी कि यहाँ पे हमारा साइन चेंज हो गया। किस पॉइंट पे साइन चेंज हुआ, तो मान लो उसको सी, तो हमारा जो सी पॉइंट होगा वो हमारा होगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कॉज्ड बाय 3 इक्वल लोड्स। तो अब क्या है कि उसने क्या पूछा है कि द बेंडिंग मोमेंट कॉज्ड बाय 3 इक्वल लोड्स। अब क्या है कि तीनों इक्वल लोड हमारे क्या है, W/3, W/3 और W/3 स्पेस्ड अपार्ट एट एन इक्वल इंटरवल्स ऑफ L/3। अब कहाँ कहाँ प्लेस्ड है, हमारे L/3 डिस्टेंस पे प्लेस्ड है ऑन अ सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, ऑन अ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो हम उसको देख लेते हैं अब कैसा क्या है सिचुएशन। तो पहले हम बनाएंगे अपना सिंपली सपोर्टेड बीम। तो हमने ये बना लिया अपना सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि L/3 डिस्टेंस पे, तो चलो ठीक है देख लेते हैं, 1 2 ये 3, यानी कि L को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था, तभी हमारा L/3 आएगा, ठीक है। अब ये आ गया हमारा। अब उसने क्या बोला है कि हमारे 2 इक्वल लोड्स हैं, यानी कि एक ये हो गया हमारा, ये एक हो गया। अब कितना था, W/3 क्लियर हो गया। अब उसने पूछा क्या था कि हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो अब क्या बोल रखा है, द गिवन सिचुएशन इज नॉट फिजिबल, हाउएवर अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद 2 इक्वल लोड्स W/3 एट इक्वल इंटरवल्स आर शोन इन फिगर, जो मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर दिस लोडेड बीम वुड बी, तो अब क्या है, जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा इस लोड के, मतलब इस बीम के लिए, इस लोडिंग सिचुएशंस के लिए, तो कितना होगा हमारा वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू W/3 इंटू L/2 माइनस W/3 इंटू L/2 माइनस L/3, ठीक है। समझ में आ गया? अब क्या है कि हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा क्या आएगा, ये WL/6 माइनस WL/18, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे मैंने कहाँ निकाला, ये हमारा सेंटर पे निकाल रहे हैं हम, ठीक है। हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो हम निकाल रहे हैं वो हम सेंटर पे निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, WL/9, यानी कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हो गया? हमने सेंटर पे निकाला और ये हमारा ऐसा आ गया। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब क्या है हमारा, द डिफ्लेक्शन एट सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L सब्जेक्टेड टू कंसनट्रेटेड लोड W एट द मिड स्पैन, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा एट द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। इसने क्या बोला, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम आ गया हमारा, ठीक है। स्पैन कितना बोल रखा है उसका, L बोल रखा है। फिर वो क्या बोल रहा है कि कंसनट्रेटेड लोड है कहाँ पे, मिड स्पैन पे, यानी सेंटर में हमारा कंसनट्रेटेड लोड लग रहा है। तो अब वो क्या पूछ रहा है कि इसका हमारा डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो इसका डिफ्लेक्शन आपका होगा WL3/48 EI।
आई होप आप सबके पास वो टेबल बना हुआ होगा जिसमें हमारे डिफरेंट केसेस के डिफ्लेक्शन को लिखवाया गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो वो आपको अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि आपके पास वहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठोगे तो आपका कम से कम 10 से 15 मिनट जाएगा एक डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर आपको प्रोसेस पता भी है तो भी आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए हम इतना टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलो, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम ABC, ठीक है, एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है हमारा एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम हो गया ABCA, ठीक है। अब क्या है कि फिक्स्ड एट एंड A, यानी कि ये एंड A हो गया, एंड प्रॉप्ड एट एंड B, ये हमारा B हो गया, ठीक है। तो AB को उसने बोला कि वो L लेंथ का है, एंड ओवरहैंग BC अब क्या है L/4 डिस्टेंस पे यहाँ पे ओवरहैंग है, दैट इज ये पॉइंट हो गया हमारा C, ठीक है। सॉरी, C बीच में नहीं आएगा हमारा, उसने बोला है BC, यानी कि हमारा और आगे जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया हमारा L/4 और यहाँ पे आ गया हमारा C, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारा ये L/4 हो गया। अब हमारा क्या बोल रहा है, उसने क्या बोला है, ओवरहैंग। ओके, तो सिचुएशन बदल जाएगी, वरना ये सपोर्टेड हो जाएगा, तो हमारा ये जो लोडिंग कंडीशन है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉप्ड कैंटिलीवर हमारा ये ऐसे हो गया, ये हमारा ऐसा हो गया, और ऊपर से हमारा आ गया ये C पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ठीक है। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर हो, ये L हो गया, ये हमारा L/4 हो गया, और ये हमारा हैंगिंग पोजीशन में हो गया, ओवरहैंग में, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहे हैं वो कि अ पॉइंट लोड P इज़ अप्लाइड एट C, अ पॉइंट लोड P इज़ अप्लाइड एट C, ठीक है। अब मेरा हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। हमारा डायग्राम जो है वो क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहा है। चलो, फिर क्या बोल रहा है, C पे अप्लाई हो रहा है, फिर विल जनरेट मूवमेंट एट A, यानी कि हमारा जो लोड अप्लाई हो रहा है C पे, वो हमारा A पे कितना मूवमेंट जनरेट करेगा, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली निकालना है कि हमारे उस लोड की वजह से हमारा कितना जनरेट हो रहा है। तो देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस लोड को यहाँ शिफ्ट करेंगे, और आपको पता है कि यहाँ से ये लोड हमारा यहाँ पे कैसे शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है, लोड तो P ही इधर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो नया डायग्राम बनेगा, वो नया डायग्राम हमारा बनेगा कि हमारा ये जो लोड है वो तो हमारा एज इट इज़ P आ जाएगा, साथ में एक मूवमेंट आएगा, जो मूवमेंट होगा हमारा PL/4, यानी P इंटू L/4। तो हमारा जो ये L/4 वाला पोर्शन है उसको हम एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। वापस से ये पॉइंट B हो गया, और यहाँ पे ये सपोर्ट है जिसको हम RB बोलेंगे, ठीक है। और ये लेंथ हमारी L हमको पता ही है, ठीक है। चलो, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा टोटल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, PL/3EI प्लस PL/4 L/2EI इज इक्वल टू RB L/3EI, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 PL/24EI इज इक्वल टू RB L/3EI, RB इज इक्वल टू 11/8P आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट एट A विल बी इक्वल टू होगा यहाँ पे MA होगा, ठीक है। अब MA हम लोग फिगर से देख ले सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या क्या आ रहा है। तो पहला हमारा P की वजह से आएगा, दूसरा हमारा PL/4 दिया है ये मूवमेंट हमारा जो है, और तीसरा हमारा RB की वजह से। अब यहाँ पे हमें देखना है A पे, ठीक है। तो अब हम क्या मानेंगे कि क्लॉकवाइज को हम माइनस ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला आएगा माइनस P इंटू L, ठीक है। फिर अगेन माइनस हमारा ये PL/4
माइनस PL/4। फिर क्या आएगा नेक्स्ट हमारा RB की वजह से, RB की वैल्यू कितनी है तो प्लस हमारा 11/8 P इंटू L की वैल्यू, ठीक है। हमारा L आ गया तो ये वैल्यू होगी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो आंसर आएगा वो आएगा PL/8, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम रोटेट्स बाय 0.001 रेडियंस, ठीक है। फिर क्या है कि अंडर अ पॉइंट लोड कितना है 10 किलो न्यूटन का है। देन डिफ्लेक्शन एट अ फ्री एंड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ 100 किलो न्यूटन इज। तो अब क्या बोल रहा है कि डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, डिफ्लेक्शन फ्री एंड पे जो आएगा किसकी वजह से, मूवमेंट की वजह से। कितने मूवमेंट की वजह से, 100 किलो न्यूटन मीटर की वजह से, वो हमारा कितना आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, एन कैंटिलीवर बीम डिफ्लेक्शन डेल्टा इज इक्वल टू PL³ अपॉन 3EI, ठीक है। अब डेल्टा हमें कितना दे रखा है 0.001, हमारा P कितना दे रखा है 10, L³ नहीं पता, ठीक है। फिर हमारा क्या दे रखा है हमारा 3EI। तो अब क्या है हमारे यहाँ पे L³ अपॉन 3EI की वैल्यू हमारे निकाल लेंगे हम, तो कितना आएगा वो 0.001 अपॉन 10, यानी कि 0.0001, ठीक है। क्लियर हो गया? या फिर हम इसको एज इट इज़ भी इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। तो अब क्या है कि रिक्वायर्ड डिफ्लेक्शन, अब कितना डिफ्लेक्शन होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो रिक्वायर्ड डिफ्लेक्शन डेल्टा डैश मान लेते हैं इसको, क्या होगा हमारा ml स्क्वायर अपॉन 3EI, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे हम अब मेंशन कर लेंगे सारी वैल्यू, तो हमारी कितनी हो जाएगी, ml की वैल्यू तो हमारी क्या हो गई, वो हो गई हमारी जो m की वैल्यू है वो हो जाएगी 100 इंटू बाकी 0.001 अपॉन 10, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 0.01, ठीक है। तो हमारा अब यूनिट लेंथ हम देखेंगे तो ये हमारा मीटर में आया है, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 mm, दैट इज ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम ऑफ स्पैन L, ठीक है। एक सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम है जिसका स्पैन लेंथ क्या है L, डेप्थ क्या है D, कैरीज अ सेंट्रल लोड ऑफ W, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टू मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज। अब इसने क्या बोला है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टू मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। तो वो रेशियो हमारा कैसे आएगा, तो हम इसको देख लेते हैं। वो हमारा कितना हो जाएगा, तो इसको प्रॉपरली एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि हम स्टार्ट से देखते हैं, द मैक्सिमम, एक सेकेंड, maximum deflection for simply supported rectangular beam of span length L carries a सेंट्रल लोड W, ठीक है, इज। अब क्या है, डेल्टा मैक्स हमारा कितना हो जाएगा उसके इस कंडीशन के लिए WL³ अपॉन 48EI, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा ही था, ठीक है, हमने पीछे अभी देखा ही था ये वाला। तो यहाँ पे क्या है, EI हमारी क्या है, फ्लेक्सरल रिजिडिटी ऑफ अ बीम, रिजिडिटी ऑफ बीम, ठीक है। अब क्या है, हमें नेक्स्ट क्या देखना है, उसने बोला मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ द सेम बीम। अब क्या है, उसी ने रेशियो किसके लिए बोला है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस से, मैक्सिमम बेंडिंग
stress of the same beam with डेप्थ d कितना हो जाएगा हमारा, F मैक्सिमम इज इक्वल टू M मैक्सिमम इंटू वाई बाई आई। ठीक है, तो अब यहाँ पे y क्या हो जाएगा, y हमारा कैसे डिफाइन होगा, d/2 से। ठीक है, और यहाँ पे हमारा m मैक्स जो हो जाएगा वो होगा हमारा WL/4। तो अब हम निकाल लेते हैं हमारा f मैक्स क्या होगा, तो f मैक्स होगा हमारा WL/4 इंटू d/2i। ठीक है, उसके बाद तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो विल बी हमारा डेल्टा मैक्स अपॉन एफ मैक्स। ठीक है, तो डेल्टा मैक्स की वैल्यू हमारी क्या थी, WL³ अपॉन 48 EI अपॉन फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा WL/4 इंटू d/2i। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, L² अपॉन ED इंटू 8 अपॉन 48। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा L² अपॉन 6 ED। क्लियर हो गया। चल अब इसमें देख लेते हैं कौन सा होगा ऑप्शन हमारा, L² अपॉन 6 ED, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो हमारा क्या होगा, वो है हमारा 2 क्लोज्ड कॉइल springs of stiffness S and 2S are arranged in series one case and in parallel in other case. The ratio of stiffness of a spring connected in series to parallel. अब क्या दे रखा है कि 2 क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग्स है, हमारा स्टिफनेस क्या है उनकी S और 2S। पहले बार तो हमने क्या किया, उनको सीरीज़ में अरेंज किया, फिर दूसरी बार हमें उनको पैरेलल में अरेंज किया, फिर हमने क्या किया कि सीरीज़ टू पैरेलल का हमें यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं इसको। इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ springs when connected in series। ठीक है, तो जब सीरीज में कनेक्टेड है तो हमारा क्या होगा, 1/KS इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, यानी 1/S प्लस 1/2S। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे अब 3/2S, यानी कि KS की वैल्यू क्या आएगी, ये 1/KS की वैल्यू है, फिर KS की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितनी आएगी, 2S/3। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम पैरेलल का भी निकाल लेंगे। तो इन पैरेलल क्या होगा हमारा, KP इज इक्वल टू S प्लस 2S विल बी इक्वल टू 3S। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, हमें रेशियो निकालना है। रेशियो विल बी इक्वल टू K सीरीज अपॉन K पैरेलल। K सीरीज की वैल्यू क्या है, 2S अपॉन 3 अपॉन क्या होगा 3S। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2/9। तो हमारा रेशियो क्या आ रहा है, हमारा रेशियो आ रहा है 2/9, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफॉर्मेशन ऑफ अ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय अ यूनिट लोड इज कॉल्ड। अब डिफॉर्मेशन ऑफ अ स्प्रिंग अगर प्रोड्यूस बाय अ यूनिट लोड होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी is defined as the displacement or deformation produced due to unit load. It is inverse of stiffness। फिर क्या है, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, F will be equal to 1/K, where K is equal to stiffness और
स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पावर ट्रांसमिटेड बाय अ शाफ्ट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन इन वर्ड्स, यानी कि हमें पावर ट्रांसमिटेड बाय अ शाफ्ट निकालना है, तो वो हमारा कितना होगा, वो होगा हमारा P इज इक्वल टू 2πNT/60, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, बी ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर, जहाँ पे हमारा P क्या हो गया, पावर ट्रांसमिटेड। ठीक है, और नेक्स्ट हो गया हमारा N विल बी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, T क्या हो गया हमारा, अप्लाइड टॉर्क। ठीक है, T हो गया हमारा अप्लाइड टॉर्क। समझ में आ गया। चलो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और कल हम नया सेशन लेके आएंगे और जिसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू।